एबीपी न्यूज के खास चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त पंजाब में हूं। पंजाब वो राज्य जहां आने वाले कुछ समय में चुनाव होने हैं। अच्छा, आने वाले वक्त में पंजाब समेत कुल 5 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें सियासी तौर पर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अब जब चुनाव होंगे तो सरकार भी बनेगी, लेकिन क्या चुनाव का काम सिर्फ सरकार बनाना है? नहीं ना। एक वोटर के तौर पर अगर आप सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि चुनाव में सही सरकार बनने से क्या आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? नहीं ना। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार इस बात को समझा जाए कि आखिरकार जब आप नई सरकार चुने तो फिर चुनाव के मुद्दे क्या हों। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज दिन भर आपका चैनल एबीपी न्यूज, हमारे संवाददाताओं की टीम जो चुनावी राज्यों के अलग अलग शहरों में थी, लोगों के बीच थी, मतलब वोटर्स के बीच थी, और उन्हीं के बीच जाकर हमने उनसे जुड़े वो असली मुद्दे टटोले, उन्हें जानना चाहा जिन्हें लेकर वो चाहते हैं कि बात हो, जिन्हें लेकर वो चाहते हैं कि सकारात्मक बदलाव हो। वो कौन कौन से मुद्दे हैं? आज इस सवाल का जवाब कौन बनेगा मुख्यमंत्री में मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि चुनाव को लेकर, सरकार बनाने को लेकर, मुद्दों को लेकर आखिरकार आपके चैनल एबीपी न्यूज की सोच है क्या। चुनाव मतलब मुद्दों की बात। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच बहुत साफ है और हमारी सोच ये है कि जब चुनाव हो तो बात सिर्फ सरकार बनाने की ना हो, बल्कि जब चुनाव आए तो बात भविष्य बनाने को लेकर की जाए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और जब मुद्दों का जिक्र होगा तो जाहिर सी बात है वो मुद्दा जो बार बार निकल कर आए चुनावी राज्यों से, रोजगार का मुद्दा है। लेकिन सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं है, मुद्दे और भी कई हैं। एक एक करके वो तमाम मुद्दे भी आपके सामने रखेंगे। पहले जल्दी से आपका परिचय कराते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगियों की वो टीम जो आज दिन भर इन्हीं चुनावी राज्यों के अलग अलग शहरों में जनता वोटर की नब्ज टटोलती रही। आप देख सकते हैं मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल मौजूद है वाराणसी से, हमारे साथ जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, लखनऊ से एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं, कानपुर से संजय त्रिपाठी हमारे साथ हैं, अजय दुबे रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रविकांत एबीपी न्यूज संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में, और हमारे साथ जो मेरे संवाददाताओं के साथ साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। खास मेहमानों में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता, आप देख सकते हैं हमारे साथ पार्टी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। मैं खास मेहमानों का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है कि एक बार जरा अपने रिपोर्टर्स के पास आपको लेकर चलते हैं, और पहले आपको जगविंदर के पास लेकर चलेंगे और जरा जगविंदर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सोच है एबीपी न्यूज की, सवाल सरकार का नहीं, चुनाव में सवाल भविष्य का होना चाहिए। मुझे लगता है आप इसे विस्तार दें जगविंदर पटियाल। देखिए रोमाना, बिल्कुल बात मुद्दों की होनी चाहिए। सरकार बन गई, सरकारों ने क्या किया, सरकारें किन वादों पर आती हैं और क्या उन वादों को पूरा करती हैं नहीं। पंजाब की जनता में अगर हम कहें तो आज की डेट में सबसे ऊंची आवाज यही है कि क्या हुआ तेरा वादा, क्या वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए। क्योंकि 2017 की सरकार अमरिंदर सिंह ने केवल वादों के दम पर बनाई थी। लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी, अमरिंदर सिंह तमाम वादे पूरे करेंगे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए उनको जाना पड़ा। और बीच में बदलाव होने के बाद चन्नी सरकार आई जो कोशिश कर रही है कि उन वादों को पूरा करके दोबारा से सत्ता हासिल की जाए। पंजाब में मुद्दा क्या है? पंजाब में मुद्दा ड्रग्स है, पंजाब में मुद्दा किसानी इशू है, पंजाब में महंगाई इशू है, पंजाब में बेरोजगारी इशू है, पंजाब में उन किसानों का कर्जा जो माफ नहीं हुआ और वादा किया गया था वो मुद्दा है, उस गरीब उस पिछड़े वर्ग को जो हक देने की बात की गई थी वो मुद्दा है। तो सवाल यह है कि क्या जिन वादों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सरकार खड़ी की थी वो वादे पूरे हुए या नहीं, या लोगों के मुद्दे वहीं खड़े हैं? क्यों किसान परेशान है, क्यों बेरोजगारी के कारण लोग विदेश भाग रहे हैं, क्यों कोई पंजाब में नहीं रहना चाहता? ये तमाम चीजें हैं जो ये तय करेंगे कि 2022 में किसको वोट दिया जाए। ये जो तमाम मुद्दे हैं जो आप गिना रहे हैं, इन पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर अगर बात होगी तो फिर वो बात आगे बढ़ेगी और समझ में ये आएगा कि सवाल सरकार बनाने का नहीं, बल्कि सवाल चुनाव में भविष्य संवारने का होना चाहिए। और ऐसे में जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी इस वक्त मौजूद हैं, और मनोज्ञा से जरा जानते हैं मनोज्ञा
मनोज्ञ, जिस तरीके से जगविंदर अभी अपनी बात रख रहे थे, कुल मिलाकर जिक्र करना इन तमाम मुद्दों का इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्हीं के जरिए वो वादे जो चुनाव में किए जाते हैं, तो ऐसे में नेताओं की जवाबदेही तय होती है और बात फिर वही, क्योंकि चुनाव है और मुद्दा भविष्य संवारने का है। मनोज्ञा। बिल्कुल रोमाना, मैं इस समय वाराणसी में हूँ। काशी एक ऐसा शहर, एक ऐसी नगरी जो प्राचीनतम तो है, लेकिन मृत्यु मोक्ष से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक बात का जवाब यहाँ पर है। अपने आप में पूरी सभ्यता को भी समेटे हुए है। लेकिन यही वो नगरी है जिसने गुजरात के मुख्यमंत्री को दिल्ली प्रधानमंत्री बनाया वाया वाराणसी। और वाया वाराणसी का रास्ता क्या इस बार गंगा किनारे काशी से गोमती किनारे लखनऊ तक भी तय होगा? 2017 की बिसात क्या दोबारा होगी? हम बात ये नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लोगों से, उनके मुद्दे की और उसके आगे की, कि इस बार मुद्दे क्या है। हमारे साथ लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या मुद्दा होगा इस बार। युवा वोटर हैं, ये मतलब क्या मुद्दा होगा आपका? महंगाई मुद्दा होगा। क्यों? महंगाई बहुत बढ़ गई है मैडम इस समय। आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार? काशी में तो महंगाई और बेरोजगारी दोनों मुद्दा होगा, क्योंकि देखकर इस बार वोट करेंगे क्योंकि सरकार बहुत वादे दावे करती है, खरी उतरती है। मैम डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है, और डेवलपमेंट ये अर्थशास्त्रियों की राय है कि जब जब विकास हुआ है तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन विकास भी तो दिख रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, सड़क से लेकर रेल तक सब कुछ है। काशी में आपको खुद दिख जाएगा जो विकास यहाँ हो रहा है। तो यही मैम युवाओं के लिए मुख्य मुद्दा तो पहले बेरोजगारी है। बहुत समय से कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, आ भी रही तो बहुत समय बाद उसके एग्जाम्स वगैरह कराए जा रहे हैं, और महंगाई भी काफ़ी हद तक इस समय बढ़ी हुई है, तो महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहेगा इस बार। मुद्दा तो है या रोमाना, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देव दीपावली की पूरी तैयारी हो चुकी है, ऊपर पूर्णिमा है, यानी कि चांद आपको पूरे अपने प्रखर में, पूरे अपने रूप में, स्वरूप में दिख रहा है। चारों ओर जगमगाती हुई काशी है, लेकिन क्या इस जगमगाहट के पीछे उन लोगों के जवाब, उन चुनाव के मुद्दे और उसके आगे सरकार के वादे और दावे सही साबित होंगे या खोखले, ये हम बताएंगे आपके शो के जरिए। बिल्कुल, जिस जगमगाहट का आप जिक्र कर रही हैं मनोज्ञा लोईवाल, दरअसल मैं पंजाब में हूं और पंजाब में सबसे बड़ा पर्व कल जो मनाया जाएगा वो प्रकाश पर्व है। ऐसे में प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब में भी जगमगाहट तो बहुत है, लेकिन सवाल वहीं आ जाता है कि आखिरकार वो जनता से जुड़े मुद्दे, क्योंकि चुनाव होते हैं, सरकार तो बन जाती है लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे तो पीछे रह जाते हैं ना। चुनाव सरकार बनाने के लिए या फिर लोगों का भविष्य संवारने के लिए, इसी पर आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी, हमेशा चुनाव सरकार बनाने के लिए होते हैं सर, भविष्य संवारने के लिए नेता कब इस सच को समझेंगे? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, एबीपी न्यूज़ की समूची टीम को और आपके साथ जुड़े हुए जो दर्शक वहां पर हैं, जनता जो है उनको भी। मुझे लगता है ये आप लोगों का अच्छा प्रयास है कि सीधे जनता की आवाज़ हर डिबेट का हिस्सा बने। मैं आपको जो बेरोजगारी पे जो बच्चे बात कर रहे थे, आज ही अगर आप ट्विटर पे देखिएगा तो रेलवे के एग्जाम ट्रेंड हो रहे थे, जिसमें 1.26 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन 1000 दिन गुजर चुके हैं, नोटिफिकेशन के बाद भी एग्जाम नहीं हुआ। ये पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीति हो गई है कि एग्जाम्स को एडवर्टाइज करो और उसके बाद एग्जाम्स ना लो। अगर एग्जाम्स हो जाए तो रिजल्ट मत लाओ, रिजल्ट हो जाए तो इंटरव्यू मत करो, और इंटरव्यू हो जाए तो जो सिलेक्शन हुआ है उनको ज्वाइनिंग लेटर मत दो। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, महंगाई महत्वपूर्ण है। और आप कहती हैं कि चुनाव सरकार बनाने के लिए होते हैं, लेकिन नहीं, आप जो बात कर रहे हैं घनश्याम जी, माफी चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूं सर। और मैं आपको रोक इसलिए रही हूं क्योंकि बहुत आसान होता है जब आप विपक्ष में बैठे होते हैं तब आप सत्ता पक्ष को बेरोजगारी के मुद्दे पर बैठकर घेरें, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो भी तो आप वही कर रहे होते हैं जो आज का सत्ता पक्ष कर रहा है सर। जब आपकी सरकार थी तब आपकी सरकार पर इसी तरीके के आरोप लगते थे। नई सरकार उत्तर प्रदेश ने चुनी 2017 में, अब जब उत्तर प्रदेश फिर से चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, फिर से उस नई सरकार को घेरने के लिए भी एक बार फिर से पुराना मुद्दा वही बेरोजगारी का है। इसीलिए तो एबीपी न्यूज ये मुहिम लेकर आया है कि साहब चुनाव सरकार बनाने के लिए या फिर भविष्य संवारने के लिए। मुझे लगता है जरा जल्दी से लखनऊ चलते हैं, रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, रोजगार का मुद्दा, ये सच है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है? निश्चित तौर पे बड़ा मुद्दा है। एक ऐसा राज्य जो कभी बीमारू राज्य हुआ करता था, आज वहाँ विकास की बातें होती हैं। सरकारें बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, विचारधाराएं बदल जाएंगी, लेकिन लोगों को क्या मिला यही जानने के लिए मैं चौराहे पे ऐसे खड़ा था और एक शख्स मुझे मिले जो रुक गए हमें देख के। इनसे पूछते, ये बताइए चुनाव में मुद्दा क्या होता है? नमस्कार, सबसे पहले आपको, मेरा नाम आनंद मिश्रा है, मैं यहाँ पर MBBS का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। चुनाव का मुद्दा
हर बार जो चुनाव होता है वो बदल जाता है, मुद्दे बदलते रहते हैं। अब तक आपने देखा होगा, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, पर ऐसा भी इतना भी प्रॉब्लम नहीं है कि रोजगार का इतना इशू बनाया जाए। क्योंकि अब देखिए, अब जिस तरीके से समय बदल रहा है, विकास हो रहा है, हर चीज़ें बदल रही हैं, तो अब हर किसी को अगर ये लगता है कि रोजगार मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, निश्चित तौर पर डेवलपमेंट हो रहा है। आप एक्सप्रेस वे देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना जा रहा है, निश्चित तौर पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है। आपको बताएं कि कुछ और लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि ये जो यूपी है ना, यहाँ पे 4 बड़ी पार्टियां हैं और चारों अलग अलग तरीके से बात करती हैं, इन लोगों से बात करते हैं। चाचा ये बताइए, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे गाड़ियों का कार्य करता इस बार चुनाव में क्या माहौल है, क्या मुद्दा रहता है चुनाव में, क्या सोच के वोट देते हैं? हम लोग तो बस क्या जहाँ सोचते हैं, डेवलपमेंट चाहिए, फ्री का खाना चाहिए? हाँ, ये डेवलपमेंट चाहिए सर। डेवलपमेंट हाँ हो रहा है, लेकिन अभी इतना हिसाब से नहीं हो रहा है। हाँ, इस बार माहौल क्या है? इस बार तो माहौल अभी तो चालू हुआ है। लड़ाई किसमें किसमें? हाँ, लड़ाई किसमें किसमें? लड़ाई सपा में और बसपा में है। सपा और बीजेपी। आपको क्या लगता है? युवा है, नौकरी चाहिए, नौकरी मुद्दा होता है चुनाव में? हाँ, होता ही नहीं है। होता है। इस बार क्या रहेगा? इस बार वो भाजपा जीतेगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है? जी सर, हमारे सोच के वोट देते हैं? जी क्या सोच के वोट? हम तो ये सोच के वोट देते हैं कि भाई इस बार जो भी सरकार है अच्छा ही करेगी। जो माहौल रहा है लॉकडाउन का, हर चीज़ देख ही रहे हैं आप लोग कैसे चल रहा है। तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो भी सरकार रहेगी अच्छा करेगी, और यही अच्छा करने के लिए जो चुनाव होते हैं वो कराए जाते हैं। सिर्फ चेहरे बदलने के लिए, मुख्यमंत्री बना देने के लिए चुनाव नहीं होता है। इसीलिए हमने ये जो कैंपेन शुरू किया है कि भविष्य सुधारने के लिए। यूपी जो बीमारू राज्य से तो निकल गया है, लेकिन 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में आखिर किस तरीके से डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल लाया जाए जिससे कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी देने के लिए तैयार हो जाए। और इसी वजह से जनता इस बार तैयार है और देखना होगा कि वो किस पर विश्वास करती है। जी बिल्कुल। रणवीर, आपने लखनऊ में जो लोग आपके इर्द गिर्द थे उनसे बातचीत की। अच्छा देखिए, कानपुर से संजय त्रिपाठी को मैं देख पा रही हूँ और संजय त्रिपाठी एक परिवार के साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है एक परिवार उसे इन पिछले दिनों खासतौर से जो कोरोना की महामारी आई उसके बाद किस तरीके की दिक्कतों से जूझना पड़ा है, इसका ब्यौरा इस परिवार से बेहतर और कोई रख नहीं पाएगा। कुल मिलाकर ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है, क्योंकि हमारी सोच ये है कि चुनाव मतलब सरकार बनाना नहीं, चुनाव मतलब भविष्य संवारना है। चुनाव में बात सरकार बनाने की नहीं, भविष्य संवारने की होनी चाहिए। इसी को लेकर जो अलग अलग मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा रोजगार का निकल कर आ रहा है, क्योंकि रोजगार ना होने की वजह से मार पूरे परिवारों पर पड़ी है। ऐसे में एक परिवार के साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद हैं, लेकिन इस बीच हम आपको सीधे वाराणसी लेकर चलते हैं, क्योंकि वाराणसी में इस वक्त गंगा आरती शुरू हो चुकी है। मनोरम दृश्य, सुंदर तस्वीरें जो इस वक्त नजर आ रही हैं, वाराणसी के 80 घाट से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं इस समय 80 घाट की तस्वीरें, और ये तस्वीरें हैं लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। आज आरती, आज बहुत महत्वपूर्ण आरती है, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत हो चुकी है। कल सुबह स्नान है और कल पूर्णिमा की आरती होगी आज। लेकिन ये 80 घाट की आरती आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां हैं और उसी तरह से जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। सबसे बड़ा पर्व है ये वाराणसी का। आज यकीन मानिए, कहीं आपको होटल में कमरा नहीं मिलेगा, सड़क पर चलने की जगह नहीं मिलेगी। जो भीड़ का आलम है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही लोग, देश विदेश से लोग, जितनी परमिशन मिली है, क्योंकि विदेश इस बार कम आ सके हैं कोरोना काल की वजह से। हालांकि राज्य सरकार का और यहाँ के स्थानीय प्रशासन का अनुमान है कि करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस बार इकट्ठा होंगे, जो खड़े भी हैं आपको और बैठे भी हैं दूर दराज इलाकों से। और वो जगमगाती तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। घाट की चारों ओर दीपावली की तरह ही सजा है, क्योंकि दीपावली है ये, देव दीपावली, देवों की दीपावली है। वाराणसी, काशी में मनाई जाती है, हरिद्वार और आसपास के सारे इलाकों में। लेकिन गंगा तट पर स्नान, गंगा तट पे गंगा आरती और ये मनोरम दृश्य और ये अद्भुत अनुभव, लाइव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर
एक्सक्लूसिव और आपको दिखाते हुए कि किस तरह से ये आरती अभी अगले कुछ मिनटों तक लगातार चलेगी। वाराणसी के घाट से 80 घाट हो या दशाश्वमेध घाट हो या बाकी सारे घाट हो, ये तस्वीरें खास हैं और इन तस्वीरों की खासियत है कि इस पूरी प्रकृति को जिस तरह से समर्पित रहता है माँ गंगा को, बाबा भोलेनाथ को, और वो सारी तस्वीरें अद्भुत होती हैं। रोमाना, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी का ये अनुभव ही अद्भुत होता है। बिल्कुल बेहद अद्भुत ये तस्वीरें होती हैं, मन को सुकून पहुंचाने वाली ये तस्वीरें होती हैं और वाकई में बाबा भोले की नगरी वाराणसी, वहां से जब ये तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं तो फिर एक अलग सी अनुभूति, जिसका जिक्र यहाँ पर मनोज्ञा कर भी रही थी और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद भी एहसास कर पा रहे होंगे। ये मकबूल रोड का हिस्सा आप देख रहे हैं शहर अमृतसर में, और आपका चैनल एबीपी न्यूज मतलब चुनाव का एबीपी न्यूज है। ऐसे में चुनाव के लिए जो नई सोच आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है, वो सोच आपके फायदे वाली, क्योंकि चुनाव का मकसद सरकार बनाना नहीं बल्कि भविष्य संवारना होना चाहिए। ऐसे में बात मुद्दों की होनी चाहिए। रोजगार पर हमने बात की। दूसरा बड़ा मुद्दा जो सामने निकल कर आ रहा है लोगों की बात से, वो मुद्दा शिक्षा का है। जरा इस पर भी एक नजर। दरअसल अच्छी शिक्षा ये मूलभूत जरूरत है जो लोग चाहते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा का मतलब बेहतर रोजगार के विकल्प। और ऐसे में जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने उन सहयोगियों के पास जो आज दिन भर इन्हीं चुनावी राज्यों के अलग अलग शहरों में थे। फिलहाल संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा समझते हैं संजय त्रिपाठी से कि शिक्षा को लेकर लोगों के मन में किस तरीके के सवाल, किस तरीके की सहूलियत वो चाहते हैं। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा, शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। और क्या सोचते हैं परिवार के लोग। मैं इस वक्त एक घर में हूं कल्याणपुर के, जहां आप देख सकते हैं कई सारी महिलाएं हैं। और जहाँ तक शिक्षा की बात होती है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना हर परिवार का मकसद होता है। क्या सोचती हैं महिलाएं, हम उनसे समझेंगे। आपका परिचय दे दें मुझे। मैं स्वाति, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा के लिए आगे भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करे। वैसे भी वो अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे मुख्यमंत्री आए, जो भी सरकार बने, वो बच्चों की शिक्षा के प्रति अच्छे से अच्छा काम करे तो बड़े बेहतर रहेगा। बच्चों की फीस के प्रति और भी चीज़ें हैं, जो जैसे बच्चों के हम लोग बुक्स वगैरह भी लेते हैं, हर चीज़ स्टेशनरी, हर चीज़ के प्रति जो है, जो भी हमारा नया मुख्यमंत्री हो या हमारी नई गवर्नमेंट हो, वो बच्चों के लिए बेस्ट वर्क करे, अच्छे से अच्छा काम करे। आपने जैसा कहा, आपको क्या लगता है कि बेहतर शिक्षा के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, और क्या 2022 के इलेक्शन में शिक्षा एक मुद्दा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं शिखा श्रीवास्तव, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए वो महिलाओं की साक्षरता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यूपी में हमारे यहाँ पुरुष साक्षरता तो 77% है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता 57% है, जिसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा के लिए कुछ बजट भी बढ़ाना ज़रूरी है, जिससे शिक्षा के प्रति संसाधन बढ़ेंगे तो उससे हमारी शिक्षा और अच्छी होगी। महत्वपूर्ण बात कही आपने कि महिलाओं का साक्षर होना बेहद ज़रूरी है। महिलाएं और भी हमारे साथ में, आप तो शायद शिक्षक भी है, आपका नाम बता दें। मैं डॉक्टर पायल सिंह कानपुर से और एक एनजीओ में विशिष्ट सलाहकार हूँ, शिक्षिका भी रह चुकी हूँ। क्या लगता है शिक्षा कितना ज़रूरी है, कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये महिलाओं के लिए अगर बात की जाए, क्योंकि हम सभी शिक्षित बैठे हैं यहाँ पे और हम यही चाहेंगे कि जो भी सरकार आ रही है वो महिलाओं की शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, क्योंकि इस सरकार ने जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कार्य किया है, उससे हम सहमत हैं। जो योगी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा किया, हेल्पलाइन लिए, पर थोड़ा सा शिक्षा के लिए भी उन्हें करना चाहिए बहुत ज़्यादा। महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में बहुत काम हुए हैं। शिक्षा के लिए क्या सोचती हैं आप, क्या और होना चाहिए, किस तरह के प्रयास होना चाहिए? जैसा कि मेरे बाकी साथियों ने कहा, एक महिला ही रचयिता है एक घर की, वो ही पूरी एक बुनियाद, एक नींव रखती है। अगर हम फोकस एक फीमेल एजुकेशन पर देंगे सो दैट विल लीड टू अ ब्राइटर फ्यूचर। हमारा भविष्य ये बच्चे हैं, अगर आज हम इनका बेस ही नहीं ठीक करेंगे, जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, दो अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का पौष्टिक आहार, सब पर ध्यान दिया जा रहा है। किंतु हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो भी सरकार है वो जो ये अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको डबल उससे और आगे बढ़ाए। लगभग 5 साल होने हैं सरकार को, होने जा रहे हैं। क्या लगता है कि शिक्षा की दिशा में कितना काम हुआ, कितनी बेहतरी हुई, कितने स्कूल खुले, आप क्या मानती हैं?
देखिए, सरकारी स्कूलों में बढ़ोतरी हुई है और बहुत अच्छा वहाँ पे इनोवेशन भी हुआ है, मैं कहूँगी ये, क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स भी और मैं भी कर चुकी हूँ, तो इस कार्य में तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे लिहाज से। मतलब कि जो पैटर्न है वो सही नहीं चल रहा है एजुकेशन का, उसके लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोरोना का टाइम सबने देखा था, कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन पढ़ाई भी बच्चों को कराई गई। आपको क्या लगता है सरकार कितना सहयोगी रही इस पूरे उसमें? सरकार की तरफ से सहयोग भी रहा है, उन्होंने कई ऐप वगैरह लॉन्च किए हैं जिससे बच्चों को शिक्षा मिली है कोरोना काल में। लेकिन फिर भी अभी हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर के एरियाज़ हैं, वहाँ एक तो गरीबी बहुत बड़ा कारण है। तो रोमाना, आपने जाना महिलाओं से उनकी राय कि किस तरह से शिक्षा को लेकर के बता रही हैं कि बड़ा मुद्दा है, और न केवल शिक्षा बल्कि महिलाओं की शिक्षा भी बेहद ज़रूरी है, जिस पर सरकार को अपना फोकस करना चाहिए। जी रोमाना। बिल्कुल संजय, आपने तो महिलाओं के मन की बात जान ली, और महिलाओं के मन की बात से कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश की हकीकत है शिक्षा को लेकर, वो एक तरीके से सामने निकल कर आई कि सरकारें काम करती हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम होना बाकी है। ऐसे में सीधे आपको जरा लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे आप देख सकते हैं रायबरेली से मौजूद हैं। अजय, लेकिन इसी शिक्षा के मुद्दे को लेकर, वो लैपटॉप बांटने को लेकर घेराबंदी भी हमने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की गई। कुल मिलाकर शिक्षा का मुद्दा लोगों के बीच एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित ही शिक्षा का जो मुद्दा है बड़ा मुद्दा है। पिछले चुनाव में लैपटॉप बांटा था अखिलेश यादव ने, तो उस मुद्दे को लेकर गए थे। इस बार नहीं बांटा है सरकार ने, तो वो मुद्दा चुनावी है। चुनावी मुद्दे जो पार्टियां हैं लोगों को देती है, पर इस बार हमारा प्रयोग ये है, हमारी कोशिश ये है कि जनता तय करे क्या रहेंगे मुद्दे, और जो जनता के मुद्दे हैं वो अपने कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके जरिए एबीपी न्यूज लेकर आ रहा है। देखिए, तमाम ये जो रायबरेली के लोग हैं हमारे संग मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं, इनसे ही जानते हैं। साहब, आप बताइए, मुद्दा रायबरेली का, नेता तमाम मुद्दों पर लेकर आते हैं बातों को, आपके क्या मुद्दे हैं जो नेताजी को सुनने चाहिए, नेताजी को? देखिए, मैं व्यापारी हूँ, वरिष्ठ व्यापारी हूँ, और हमारे व्यापारी ही मुद्दे हैं क्या आते हैं। हम लोग लगातार सालों से उठा रहे हैं रायबरेली शहर की बात क्या आते हैं, तो यहाँ एक भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आए दिन सड़कों पर जाम लगा रहता है, रोडों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। 20 साल से क्या कहते हैं, नगर पालिका विकास प्राधिकरण को डीएम के मार्फत ये बातें हम लोग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है व्यापारियों की। इसके अतिरिक्त व्यापारी इस समय ऑनलाइन व्यापार से काफ़ी परेशान है, सबका व्यापार टूटा हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोग ने कई बार मांग की है कहते हैं कि जिस प्रकार शिक्षक विधायक, स्नातक विधायक, उसी प्रकार से व्यापारी विधायक भी विधानसभा में पहुंचना चाहिए, कम से कम। व्यापारियों को लेकर आपकी मांग है। साहब, शिक्षा को लेकर मुझे आप बताइए, शिक्षा को लेकर तमाम तरीके के दावे होते हैं, संस्थान खोले, इंस्टीट्यूट खोले, क्या जो शिक्षा की आपकी जरूरतें हुई हैं पूरी हुई हैं इस सरकार में, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक सुधार आया है शिक्षा में। जैसे कि सपा सरकार में तो इसका अस्तित्व काफ़ी गिरा दिया गया था, लेकिन इस सरकार में शिक्षा पे काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी सुधार देखने को मिला। जगह जगह जो इंस्टीट्यूट खुले हैं, इनमें आप सरकारी व्यवस्थाएं देख लीजिए, इनमें काफ़ी सुधार किया गया है। कह रहे हैं कि लैपटॉप टैबलेट तो बांटा नहीं है सरकार ने, तो वो कोई कारण बनेगा चुनाव में कि लैपटॉप टैबलेट नहीं दिया? पिछली बार तो 1 साल अखिलेश जी ने लैपटॉप भी बांटा था, ये कारण बनेगा इस चुनाव में कुछ? नहीं सर, ऐसा आपकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने इतना विकास किया है कि इनका चुनाव निश्चित ही निकलना तय है, क्योंकि इन्होंने विकास के क्षेत्र में, आप ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, घर घर आवास और ये अपना शौचालय वगैरह देने का काम इन्होंने किया है, और गरीबों को लगातार मदद करते जा रहे हैं, तो इसलिए सर इनकी सरकार आना निश्चित है। इनकी सरकार आना निश्चित है। अच्छा साहब, आप मुझे बताइए सर कि यहाँ पे हम खड़े हैं, मुख्य चौराहा है रायबरेली का, सड़कों की क्या स्थिति है, दवाई की क्या, आप सड़कों के विषय में बात करिए, क्या सुधार है सड़कों की गुणवत्ता में? पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हो रही है, बड़े बड़े हाईवे की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपके? देखिए, ये उत्तर प्रदेश जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनका मेन मुद्दा यही था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश। आप इस समय देख लीजिए, संपर्क मार्ग हो चाहे मुख्य मार्ग हो, धीरे धीरे पैचिंग हो रही है, सड़कें बन रही हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं। अभी आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो उसका उन्होंने लोकार्पण किया है, ये मील का पत्थर साबित मील का पत्थर। ये है रायबरेली के लोगों की राय, रायबरेली के लोगों के मन की बात, और ये बात बेहद जरूरी हो जाती है क्योंकि चुनाव आने को है और जो लोगों के मन की बात है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, और देखिए, हर शहर के मन की बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है। रायबरेली से अब सीधे आपको गाजियाबाद लेकर चलते हैं, और रायबरेली के मुकाबले अगर गाजियाबाद की मैं बात कहूं तो जो परिवेश है उसका, वो ज्यादा शहरी एक तरीके से माना जाएगा। ऐसे में रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। रविकांत, गाजियाबाद में लोगों से आपने बात की, उनकी नब्ज टटोली, उनके लिए बड़ा मुद्दा क्या सामने नजर आया?
देखिए, हम इस समय गाजियाबाद के सबसे व्यस्त इलाके तुराब नगर के पास हैं, अंबेडकर रोड पर। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे शिक्षा को लेकर के। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार में शिक्षा को लेकर के कितना काम हुआ है? शिक्षा आप लोगों के लिए कितना अहम मुद्दा है? इस टाइम पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोरोना की वजह से एजुकेशन बहुत ज़्यादा लैग हो चुकी है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं, ऑनलाइन हमारे सराउंडिंग में देखते हैं 8th 9th वाले बच्चे सारे प्रमोट हो चुके हैं। जो रूट बोलते हैं, रूट ही हम लोगों की वीक है। हम आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या ग्रो होगा? MBBS करने के लिए बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं। 12th हम लोगों ने बच्चों को प्रमोट कर दिया है। वो नीट कैसे क्रॉस करेंगे? आगे के डॉक्टर क्या हम एक्चुअल में देख पाएंगे? वो एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे? क्या वो उतने क्वालिफाइड होंगे? आई डोंट थिंक सो कि इतनी एजुकेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लैक हो चुकी है। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, ये सब ब्लैक है। सरकार, आप लोगों को लगता है कि पिछले 5 साल में शिक्षा को लेकर के उसने कुछ खास किया है? आप लोगों के अगल बगल स्कूल कॉलेजेस कुछ खुले हैं, या आप लोगों को कोई हेल्प हुई है कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडी को लेकर? शिक्षा का खर्च आप लोग उठा पा रहे हैं? शिक्षा का खर्च आज की डेट में तो अच्छी एजुकेशन के तो नहीं उठा पा रहे, क्योंकि जॉब ही नहीं है, वर्क नहीं है, और बाकी का एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। एजुकेशन लाइन में बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दी जा रही है, उनसे बच्चे जो एक फेस टू फेस हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे, वो नहीं हो पा रहा। आप लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं इस बार? हमारे लिए, हम तो व्यापारी हैं जी, हम सरकार से व्यापार के लिए चाहते हैं। सरकार हर तरफ ध्यान दे रही है, जैसे पिछली बार योगी जी और मोदी जी ने दिया था। तो इस तरह से यहाँ जो गाजियाबाद के लोग हैं उनमें व्यापारी जो हैं वो कह रहे हैं कि व्यापार के लिए कुछ होना चाहिए। और शिक्षा के बारे में हमने बात किया तो लोगों का कहना है शिक्षा का बुरा हाल है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है हमें जरा जल्दी से अब प्रोफेसर संगीत रागी के पास चलना चाहिए। संगीत रागी जी, ये शिक्षा को लेकर जिस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कोरोना काल की वजह से क्या ज्यादा शिक्षा व्यवस्था की खामियां हैं वो खुलकर सामने आ गई, और इसी वजह से शिक्षा को लेकर लोग इतने ज्यादा कंसर्न, परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिएगा। सबसे पहली बात तो अभी आपके जो रिपोर्टर ने कहा कि शिक्षा के बारे में बहुत गलत तस्वीर उन्होंने कहा कि उभर करके आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसा आपके किसी भी ऑडियंस में से ऐसी बात नहीं कही है, एक को छोड़ करके। सबने कहा है कि शिक्षा का बेहतर प्रबंध किया जा सकता है, और जहां तक ऑनलाइन के कारण जो शिकायत है, वो तो दिल्ली जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हम लोग रोज कह रहे हैं, क्योंकि आपके सामने या तो है कि आप सुरक्षा कर लें, या फिर ऑनलाइन जो क्लासेस है उसको आप दरकिनार करके आप बच्चों को बुलाएं और उनको कोरोना फैलने दें, या दूसरा है कि आप किसी तरीके से इस महामारी काल में शिक्षा की गुणवत्ता को जितना अधिक बेहतर कर सकते हैं अपने सापेक्ष में कर दीजिए। मुझे लगा कि जो आपके रिपोर्टर ने निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष उनका व्यक्तिगत निष्कर्ष है, वो ऑडियंस के निष्कर्ष को आधार बना करके उन्होंने नहीं मेरे कहा। ख्याल से हमें दूसरी इस बात, तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस आज आप अभी ऑडियंस को सुन रहे हैं, ये दिन भर पूरे दिन ये एबीपी न्यूज पर कार्यक्रम लगातार जारी रहा, और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। आज हमने सुबह 9:30 बजे से अपनी ये मुहिम चलाई थी, और उसमें अलग अलग राय निकलकर सामने आई। समय मेरे पास कम है, लेकिन आपने जो टिप्पणी की है उस पर मुझे लगता है जल्दी से घनश्याम तिवारी जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। घनश्याम जी, आपने सुना संगीत रागी जी को, वो कह रहे हैं कि साहब आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, कमोबेश पूरे देश का यही हाल है, उत्तर प्रदेश को टारगेट करना गलत। कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि न महंगाई मुद्दा है, न बेरोजगारी मुद्दा है, न शिक्षा की अव्यवस्था मुद्दा है। लेकिन अगर आप असर रिपोर्ट देखेंगे, रिलीज हुई है, असर रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि आप एक तरफा डिबेट चलाना चाहते हैं तो आप एक तरफा डिबेट चलाइए। आपका यदि मोटिवेटेड एजेंडा है तो आप मोटिवेटेड एजेंडा की तरह डिबेट चलाइए, लेकिन आप 10 मिनट लोगों को बोलने देने के बाद मैं आप स्टूडियो में नहीं हूँ संगीत रागी जी, ऑडियो बहुत डिलेड है सर। आपसे दरखास्त है कि जनता के मुद्दे डिरेल ना हो, आपने अपना पक्ष रख दिया है सर। घनश्याम तिवारी जी की बात भी दर्शकों तक पहुंचने दीजिए ताकि दूसरा पक्ष भी चला जाए। आइए जल्दी से घनश्याम जी अपनी बात रख दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा कि आपके दर्शकों को असर की रिपोर्ट, जो कि प्रथम नाम की एक संस्था चलाती है, उसे देखना चाहिए, जो जिस तरीके से वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बदहाली हो रही है। कोरोना के चलते जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को स्कूल से, उनका नाम, बहुत से पेरेंट्स को अपने स्कूल से बच्चों का नाम कटा करके सरकारी स्कूलों में रखना पड़ रहा है।
प्राइवेट ट्यूशंस बढ़ रहे हैं और तमाम पेरेंट्स ऐसे हैं जो लगभग 35 से 40% जिनके पास किसी भी तरह के टैबलेट की लैपटॉप की या मोबाइल सर ये जो समस्याएं हैं इसके लिए ये सरकार ही तो जिम्मेदार नहीं है ना भाई, वो तो पिछली सरकारों ने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया और इसीलिए तो कटघरे में सब खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि इसीलिए सारा का सारा फोकस नेताओं का चुनाव में सरकार बनाने पर हो जाता है, जबकि आपका चैनल एबीपी न्यूज ये कह रहा है कि चुनाव मतलब सोच सरकार बनाने की नहीं, भविष्य संवारने की होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।